आप कैसे जन्मे थे? माँ के गर्भ में आने के बाद आपको एक पूरा सफर तय करना पड़ा था, जिसमें से कई मुश्किल पड़ावों को आपने पार किया, तब जाकर आप इस दुनिया में आए। आज के इस एपिसोड में हम इसी सफर पर निकल रहे हैं, जहां आपको पता लगेगा कि कभी आपका आकार चावल के एक दाने से भी छोटा था और धीरे धीरे आपने कैसे एक इंसानी बच्चे का आकार लिया। आप आज जो हैं वो क्यों हैं और कैसे हैं, कैसे आपके माँ बाप के गुण आपके अंदर ट्रांसफर हुए। आज हम सुनेंगे एक सिंगल सेल से आपके पूरे इंसान बनने की कहानी। ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करके आप पहला एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके तभी समझ आएगी। शुक्राणु और अंडे के मिलन के बाद अंडे के अंदर कुछ ऐसा होता है जो आने वाली नई जिंदगी को रास्ता दिखाएगा। यहाँ पर सब कुछ तय होता है। जो शुक्राणु अंडे के अंदर फ्यूज होता है वो 23 क्रोमोसोम को भी अपने साथ लाता है। ठीक यही बात महिला के अंडे के साथ भी होती है। उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? आसान भाषा में कहा जाए तो क्रोमोसोम्स एक बहुत ही लंबे धागे के लिपटे हुए बंडल की तरह होते हैं। ये धागा कुछ और नहीं बल्कि डीएनए होता है, जो हमारी आंख, नाक, कान, लंबाई और रंग से लेकर वो सारी चीजें तय करता है जो हमारे अंदर विकसित होंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन एक कोड के तौर पर हमारे डीएनए में होती है और इसी इंफॉर्मेशन के एक बेहद लंबे धागे के लिपटे हुए बंडल से बनता है क्रोमोसोम। पुरुष और महिला दोनों की ही 22 जोड़ी क्रोमोसोम आपस में मिलकर होने वाले बच्चे के रंग, रूप और कई बातों को तय करते हैं। लेकिन बचा हुआ एक जोड़ी क्रोमोसोम ये तय करता है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की। यानी 23 में से एक जोड़ी क्रोमोसोम संतान का जेंडर यानी लिंग निर्धारित करते हैं। जेंडर को डिसाइड करने वाले ये दोनों क्रोमोसोम दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स और वाई, जहां एक्स फीमेल है और वाई मेल। अब ये बात पूरी तरह से कुदरत पर निर्भर करती है कि पुरुष का कौन सा स्पर्म महिला के एग से जाकर मिलेगा। यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म महिला के एग से जाकर मिला तो उन्हें लड़की होगी। वहीं इसके उलट अगर अंडे से वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म मिला तो उन्हें एक लड़का होगा। स्पर्म के एग में फ्यूज हो जाने के बाद महिला और पुरुष दोनों के ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, जिससे एक नया जेनेटिक कोड तैयार होता है। और इसी वक्त बच्चे का जेंडर, बालों और आंखों का रंग और भी कई सारी ऐसी बातें तय होती हैं जो एक बिल्कुल नई जिंदगी को जन्म देंगी। इसके कुछ ही घंटों बाद अंडे में मौजूद सेल 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसके बाद ये दोनों 4 में डिवाइड होते हैं, उसके बाद 8 में, उसके बाद 16 में और आगे भी इसी तरह से। लेकिन ऐसा होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि 70% एग्स इसी प्रोसेस में पहले 6 दिन में फेल हो जाते हैं, जिस समय महिला को इस सब के बारे में पता भी नहीं होता। लेकिन अगर ये प्रोसेस ठीक से हो जाती है तो एक नई प्राणी के शरीर के विकसित होने की शुरुआत हो जाती है और ये एग अब एग न रहकर एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण में बदलने लगता है। लेकिन अपनी अर्ली स्टेज में कभी कभी ये एम्ब्रियो 2 भागों में बढ़ता है, जिससे इसकी लगभग एक जैसी 2 कॉपी बनती हैं। और यही कारण है आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों के होने का। लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस का अंतर पता होना चाहिए। जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले जो कि एक ही एग के 2 पार्ट में डिवाइड होने से विकसित होते हैं। ऐसे हालात में जन्मे बच्चों को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस 2 अलग अलग एग के 2 अलग अलग स्पर्म में फ्यूज होने से विकसित होते हैं। ऐसे हालात में इनकी शक्लें, ब्लड ग्रुप और बाकी चीजें एक जैसी होना जरूरी नहीं है, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस में ये सभी गुण एक समान होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होने पर भले ही माँ बाप को खुशी हो, लेकिन ऐसा होना खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी एम्ब्रियो डिवाइड होते समय फेल भी हो जाता है। डिवाइड हो रहे एम्ब्रियो को पहले 2 वीक में ही पूरी तरह से 2 भागों में अलग होना होता है। यदि पहले 2 वीक में ऐसा नहीं होता तो फिर ये पूरी तरह से डिवाइड होने से रह जाता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसे आधुनिक विज्ञान ने अभी समझना शुरू किया है। ऐसे एम्ब्रियो से जन्मे बच्चे आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें कंजॉइंट ट्विंस कहा जाता है। लेकिन ऐसा होने की संभावना लाखों में से एक की है।
जुड़वा बच्चे आपस में किस अंग से जुड़े होंगे, ये बात इस पर निर्भर करती है कि उनके एम्ब्रियो के कौन से सेल पूरी तरह से अलग होने से रह गए थे। अब तक अंडे के साथ जो भी हुआ वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा था और इसी ट्यूब के जरिए अंडा मां के गर्भाशय की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। लगभग 3 से 4 दिन के बाद ये अंडा गर्भाशय की उन लाइंस में आकर चिपक जाता है जिन्हें इसी के लिए तैयार किया गया था। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ऐसा होने पर बॉडी में ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो गर्भाशय की इन लाइंस को नष्ट नहीं होने देते। इनको बनाए रखने के लिए अब महिला को पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं। अब ये अंडा अपने मां की गर्भ में आ चुका है और ये एक अंडा न रहकर एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो में बदल चुका है। अब इसे पोषण चाहिए, इसीलिए ये अपने शुरुआती दिनों में यॉक सैक को विकसित करता है जो इसे पोषण देगा जब तक कि कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। भ्रूण के अब 2 भाग होते हैं, जिसका अंदरूनी भाग बच्चे को विकसित करता है और इसका बाहरी भाग गर्भाशय की दीवारों से जुड़ता है और एक नई अस्थायी अंग के तौर पर अगले 14 से 20 हफ्तों तक तेजी से विकसित होता है, जिसे प्लासेंटा कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यॉक सैक इस बढ़ते बच्चे के पोषण के लिए एक समय बाद जाकर काफी नहीं होगा। भ्रूण को और ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होगी। एक बार जब प्लासेंटा तैयार हो जाता है तो यॉक सैक के बचे हुए पदार्थ से ही अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होती है, जिसे गर्भनाल भी कहा जाता है। ये बच्चे की नाभि और प्लासेंटा के बीच एक पाइपलाइन का काम करती है। अब मां की बॉडी से ब्लड प्लासेंटा में पास होता है, जिससे ऑक्सीजन, ग्लूकोज और दूसरे पोषक तत्व छनकर अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे के शरीर में पहुंचते हैं। इसके अलावा प्लासेंटा इसी कॉर्ड को इस्तेमाल करके बच्चे की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का काम भी करता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्लासेंटा खून से इन पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को छानकर बच्चे के शरीर में तो भेज देता है, लेकिन किसी भी तरह से मां के खून को बच्चे के शरीर में नहीं जाने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मां और बच्चे दोनों की ही जान जा सकती है। जिस समय ये सब होता है उस दौरान भ्रूण में कई बड़े बदलाव आते हैं। आइए अब उन्हें देखते हैं। अंडे के अंदर सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं और दूसरे हफ्ते तक आते आते इनमें बदलाव आता है। धरती पर मौजूद हर जिंदा प्राणी पैदा होने से पहले इस प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। डिवाइड हुए छोटे छोटे सेल में से हर एक ये तय करता है कि वो बॉडी का कौन सा हिस्सा बनेगा। बच्चे का दिल, दिमाग, मसल और बाकी हिस्से इन छोटे सेल्स के जरिए आगे जाकर विकसित होते हैं। 3 हफ्तों की ग्रोथ के बाद भ्रूण में एक नन्हा दिल भी विकसित हो जाता है। इस वक्त तक इंसानी भ्रूण धरती पर मौजूद बाकी जीवों की भ्रूण की तरह ही लगता है, लेकिन 10 हफ्तों के बाद ये इंसानी भ्रूण के जैसा दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ तक आकर भ्रूण का चेहरा भी उभर आता है। कुछ हफ्तों के बाद भ्रूण मां की ब्लड सप्लाई से प्लासेंटा के जरिए जुड़ता है और फिर तेजी से बढ़ता है। इस वक्त मां जो भी खाती है उसके एक हिस्से का पोषण बच्चे को मिलता है। जैसे जैसे बच्चा अंदर बड़ा होता है वैसे वैसे मां के गर्भ का साइज पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा होने लगता है, अपने नॉर्मल साइज से कई 100 गुना ज्यादा। मां और बच्चे के बीच प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड एक मजबूत रिश्ते को कायम करते हैं, जिसमें सारी मेहनत मां की होती है। लगभग 9 महीने मां के गर्भ से बच्चे को पोषण मिलता है और इस बीच यही गर्भ उस नन्ही जिंदगी की दुनिया होती है, जिसमें उसे वो सब मिलता है जिसे उसकी जरूरत होती है। और आखिर में आकर एक नई जिंदगी उस दुनिया से इस दुनिया में आती है, जिसकी शुरुआत कभी 2 बेहद छोटे सेल्स के मिलन से हुई थी।